प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज की जाती है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर होमोजेनियस यूनिट्स आर प्रोड्यूस, यानी तमाम बनने वाले यूनिट्स एक जैसे हों और मुस्तकिल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रही हो, यानी आप चीजें स्टार्ट कर रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो। यू डू नॉट वेट फॉर समवन्स ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, यू कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस बिकॉज क्यों? क्योंकि यू मे हैव अ हायर डिमांड देन योर कैपेसिटी। जिस कंपनी के ऐसा प्रोडक्ट बना रही होती है जिसमें उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो, ज्यादा, और कैपेसिटी कम हो, तो उसको मुस्तकिल काम करके उस डिमांड को जितनी भी वो पूरी कर सकता है वो पूरी करता रहता है। अगर मेरे पास एक महीने में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, अगर मैं फुल कैपेसिटी पे काम करूं, लेकिन डिमांड जो है वो 15,000 की है, यानी 15,000 की, मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, तो मुझे मुस्तकिल काम करते रहना पड़ेगा। फिर भी मैं 15,000 की कैपेसिटी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 10,000 पूरी करने के लिए मुझे मुस्तकिल काम करते रहना होगा। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रही होगी और एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट बन रहा होगा और ये मुस्तकिल चल रहा होगा। जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, मार्स वगैरह, ये चॉकलेट्स मुस्तकिल क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो इन्वेंट्री में जा रहे होते हैं और वहां से ये सेल हो रहे होते हैं। सो मुस्तकिल प्रोसेसिंग चल रही होती है। सीमेंट वगैरह जो बनती है आपकी, तो सीमेंट के अंदर कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, प्रोसेसिंग चल रही होती है। सो इस तरह की चीजों के लिए कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। जैसे गाड़ियां आप बनाते हैं ना, तो गाड़ियां मुस्तकिल नहीं बन रही होती है, गाड़ियों के लिए ऑर्डर का वेट किया जाता है, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं कि अगर आपने ज्यादा बना ली और नहीं बिक पाए तो उसको लॉस बहुत बड़ा होता है। और इसलिए वो ऑर्डर पे नॉर्मली बनती है, आप बुकिंग करवाते हो, फिर वो जाती है पूरी बैकवर्ड, सारी चीजें होती है, फिर उसके बाद वो बनना और फिर डिलीवर होना शुरू होती हैं। तो लेकिन ये जो इस तरह के आइटम्स हैं, सीमेंट वगैरह और ये, इसकी डिमांड बहुत होती है, लिहाजा कंपनीज क्या कर रही होती है, मुस्तकिल प्रोड्यूस कर रही होती है और इन्वेंट्री में भेज रही होती है और वहां से बेच रही होती है। सो यहाँ पर आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हो। प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन जो आपके MA1 के लेवल पे आएगा, वो दो में से किसी एक सिचुएशन का आएगा। एक ऐसा सवाल हो सकता है जिसमें वो कहेगा देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस या देयर इज नो वर्क इन प्रोसेस, और दूसरा आ सकता है कि वर्क इन प्रोसेस है बट एंड ऑफ द पीरियड है, ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग वाला फिर आगे की पढ़ाई में है आपके। चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस वाला हो या विदाउट वर्क इन प्रोसेस वाला हो, उसके अंदर 4 स्टेप्स मैक्सिमम चाहिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम सवाल में भी आपको चारों के स्टेप्स करने पड़े, बट 4 टोटल स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितने हमारे खराब हुए और कितना हमारे पास अभी भी वर्क इन प्रोसेस में है। दूसरा स्टेप है, ये सारा मामला यूनिट्स में होता है, केजीज यूनिट्स, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। सेकंड में हम फिर पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। थर्ड में हम उस पर यूनिट कॉस्ट की मदद से टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, और फोर्थ स्टेप में हम अकाउंट्स बनाते हैं। ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल में, चाहे विद वर्क इन प्रोसेस हो या विदाउट वर्क इन प्रोसेस हो। अब अगर आपके पास क्या ना हो, वर्क इन प्रोसेस ना हो, आपके पास वर्क इन प्रोसेस ना हो, तो फिर आपका सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये सवाल देखिए, और उसमें वो कहता है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड लॉसेस। तो सवाल क्या है, कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू वैल्यू इट्स आउटपुट। द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड फॉर द पीरियड। इनपुट 10,000, यानी मटेरियल जो आपने स्टार्ट किया, और उसका रेट क्या है 7, तो 70,000 इसका मतलब आपकी मटेरियल कॉस्ट हो गई। फिर उस पर कन्वर्जन कॉस्ट लगाई 41,000। 10% ऑफ इनपुट जो है वो एक्सपेक्टेड था कि लॉस होगा, सही है, तो मैं यहाँ पर लॉस की जगह लिख लेता हूँ एक्सपेक्टेड लॉस, इन नॉर्मल लॉस, 10% of input, and there were no opening and closing of process. Calculate the total cost of output and losses. आउटपुट और लॉसेस की कॉस्ट निकालें। अज्यूम करें कि जो आउटपुट वही आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप स्टेप 1 जो है वो है आप आउटपुट एंड लॉसेस को आइडेंटिफाई करें। स्टेप 1 क्या है? आउटपुट एंड लॉसेस। आउटपुट एंड लॉसेस, उसमें सबसे पहले आपका आएगा इनपुट। कितने यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 10,000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया।
10,000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया, सो आई हैव रिटन 10,000, राइट। सो ये हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं जिन पे काम स्टार्ट किया गया था, ये हमारा इनपुट कहलाएगा। ओपनिंग होगा तो वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपके पास इनपुट हो गया। उसके बाद आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, क्वेश्चन ये कहता है जितना आप एक्सपेक्ट करते थे, फिलहाल आपने उतना ही प्रोड्यूस किया है। सो हम कितना एक्सपेक्ट करते थे, हमें ये क्वेश्चन से पता चलेगा कि हम कितना एक्सपेक्ट करते थे। वैसे यूजुअली आउटपुट दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि जितना आप एक्सपेक्ट करते थे उतना था। हम कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10% ऑफ व्हाट, इनपुट। इसका मतलब कितना परसेंट आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना है 10,000, इसका 90%। तो अगर आप 10% इसमें से हटा देंगे तो इसका मतलब जितना आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ जाएगा। सो द आउटपुट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग वाज 90% ऑफ इनपुट, बिकॉज़ 10% ऑफ इनपुट वाज एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट। कितना, 9,000 यूनिट्स। तो वी वर एक्सपेक्टिंग आउटपुट ऑफ 9,000 एंड द एक्चुअल आउटपुट इज आल्सो 9,000। यहां पर हमेशा आता कौन सा आउटपुट है, हमेशा याद रखिएगा आता एक्चुअल आउटपुट है। ये तो हमने इसलिए जो एक्सपेक्टेड था वही लिख लिया, क्योंकि उसने कहा है कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो ये आ गया 9,000। उसके बाद आपके पास नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 10% ऑफ किस, ऑफ 10,000 इनपुट, कितना 1,000। और उसके बाद आपका आता है क्या, एबनॉर्मल लॉस, जो कि नहीं है, क्योंकि जब लॉस वही आउटपुट वही आए जो एक्सपेक्टेड हो, तो इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल नहीं हुआ। सो एबनॉर्मल लॉस इज 0 बिकॉज द आउटपुट वाज एज एक्सपेक्टेड। जब आपका आउटपुट वही हो जो एक्सपेक्टेड था, तो एबनॉर्मल लॉस नहीं है। नाउ द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज in your exams of MA1 there will be no abnormal loss given in the question. We studied this, हमने पढ़ा था, abnormal loss भी पढ़ा था, सही है। और abnormal loss MA1 में नहीं है, MA2 में है, बट हमने पढ़ा था, ठीक है। सो अब हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा मकसद पेपर है। सो वी आर नॉट स्टडिंग इट। सो abnormal loss 0 हो गया, no abnormal loss। अब टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 10,000 टोटल। इट शुड ऑलवेज मैच ना, इट शुड ऑलवेज मैच, क्योंकि आपने जितने यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया होगा एंड में आपको उतने ही यूनिट्स होने चाहिए, चाहे किसी भी शक्ल में हो, लेकिन उतने ही होने चाहिए। खराब बने हो, सही बने हो, लेकिन होने तो चाहिए ना। सो 10,000 आते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब कुछ शामिल। टोटल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जितना आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है, आप उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। जी जी माइनस कर रहा हूँ, वो आपको गलत नजर आया, माइनस कर रहा हूँ। सो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमें रिकवर हो जाएगा। सो ये माइनस करूंगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। जितना आउटपुट हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड दैट केस वी विल फाइंड आउट व्हाट्स द पर यूनिट कॉस्ट। ज्यादातर दफा वो यही पूछता है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वो यही है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट्स आवर टोटल कॉस्ट, 10,000 into 7, that's the material cost, plus conversion cost includes material, labor cost and overheads. So वो दोनों उसमें शामिल होते हैं। So दिए हुए 41,000। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। and then from this we have to subtract scrap value of normal loss. How many units we were expecting to be lost, 1,000, and each unit was supposed to be sold for $3. That's a scrap value per unit. So 3 into 1,000, 3,000। 3,000 is the scrap value of normal loss। अब उसके बाद इसको हम डिवाइड क्या करेंगे, किससे, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। सो वी विल डिवाइड इट बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। इनपुट कितना था, 10,000, राइट। और हम कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90% ऑफ दिस। हम 90% ऑफ दिस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो 10,000 का 90% 9,000, और टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू क्या की, माइनस, और उसको 9,000 से
डिवाइड कर दिया, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, $12 आ गई। सही, so I've done nothing complicated, just I have added the cost and divided the cost by the expected output after subtracting scrap value. Scrap value of normal loss minus की और जितने expected units बनने थे उस पर क्या कर दिया, divide कर दिया, तो we've got the cost per unit of output. So maybe exam सवाल यहीं पर रुक जाए और सिर्फ इतना ही पूछ ले, cost per unit of output बता दे, तो सवाल खत्म। हो सकता है स्क्रैप वैल्यू दी हुई ना से नहीं होगी तो जीरो होगी, कुछ माइनस नहीं करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। हो सकता है टोटल कॉस्ट एक साथ ही दी हुई हो तो ठीक है, ऐड भी नहीं करने की जरूरत, वो भी एक साथ दे दी। सो दीस आर द वेरिएशंस दैट यू मे सी इन योर एग्जाम्स। Maybe there is no scrap value, there is a normal loss, but there is no scrap value. तो scrap value आएगी नहीं, normal loss नीचे से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा expected output निकालने के लिए। ये आ गया आपके पास 12th पे। The next step is step 3 is total cost of output and losses. अब हो सकता है आपसे बोले फिनिश आउटपुट की वैल्यू बताएं, तो आउटपुट की वैल्यू for that we need to pick up the number of units of output, कितना है 9000 into 12, so 9000 units थे और 12, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, 10,000 into 7 plus 41,000, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, फिर इसको डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड आउटपुट से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर है 12। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास आउटपुट था एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना था 9000, यहाँ हमेशा एक्चुअल आउटपुट उठाएंगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए। सो आउटपुट रहा है 9000, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट जो 12 आई है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 12 into 9000 इक्वल टू 1,08,000। ये हमारे पास वो 9000 यूनिट जो एक्चुअली बने हैं ये उनकी वैल्यू आ गई। सो हो सकता है हमसे सिर्फ इतना पूछ ले, ये पूछा है तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लॉसेस हुए हैं उनकी वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो अगर होता हम क्या करते, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस में ऐसे बताने के लिए वैल्यू ऑफ, बल्कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अगर होता तो हम इसी 12 को उठाते, इसी 12 को उठाते और जितने एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स होते उससे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है उसकी कॉस्ट क्या थी, कितना लॉस हुआ हमारा हुआ है, ये आ जाता। अब हमारे पास हुआ नहीं तो छोड़ देते हैं फिलहाल, और आएगा भी नहीं, लेट इट बी। अब आते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस पे। वो हो सकता है आपसे पूछे व्हाट्स द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट रिकॉर्डिंग नॉर्मल और नहीं होती, बस स्क्रैप वैल्यू भी रिकॉर्ड होती है और वही बैलेंस शीट में जाती है। सो नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 1000 into 3, so $3,000 is the scrap value of normal loss, and that scrap value will be reported in the balance sheet as your asset. ये आ गया 3000 scrap value of normal loss। अब वो आपसे क्या पूछता है ये सवाल पे डिपेंड करता है। ज्यादातर दफा MA1 में सिर्फ कॉस्ट पीरियड पूछ लेता है, बहुत रेयर हो गया तो टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट पूछ लेगा, दैट्स इट, वरना कॉस्ट पीरियड ही पूछता है। अब यू हैव दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, पॉज करें और उसके बाद ये सवाल सॉल्व करके वापस वीडियो ऑन करें। So what are we supposed to calculate? We are supposed to calculate cost per unit. So cost per unit, सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 5000 into 5 plus 24,500 minus scrap value. Do we have scrap value? No, we don't have scrap value. They have given us a loss of 10%, but they haven't mentioned at what rate this loss will be sold. So we can assume that there is no scrap value. So हट जाएगी, डिवाइड करेंगे expected output से। expected output कितना होगा, 10% लॉस होगा, यानी 5000 का 90%, 4,500. Cost per unit 11. So this is the answer. That's the per unit cost, and that's exactly how the question will be there in your exams.
$11 per unit. That's it. समझ में आ गया सबको? किस किस का आंसर $11 था? जिनका नहीं था उनको समझ में आ गया? समझ में आया? So there's another question, similar question with different values. So इसमें भी आपको per unit cost निकालनी है, जरा कैलकुलेट करें. So again we have to find out cost per unit, where we need total cost. The total cost will be 8,000 into 7.5. That will give us the material cost. और material cost के अंदर हम conversion cost 32,000 add करेंगे. So we will get total cost. So let me write it separately. Total cost $92,000. Let's use the format $92,000. And now let's calculate expected output as well. We started 8,000 units. We expect 5% to be lost during the processing, which means we are expecting the output to be 95%. 7,600. So what's the scrap value? Scrap value will be 8,000 into 5%. That's the units into 2. So 8,000 into 5% will give us the scrap value in units. Multiplied by 2 will give us the value of the scrap, value of the loss, 800. Now the cost per unit will be 92,000 minus the scrap value divided by the expected output. So total cost में से scrap value of normal loss क्या किया? Minus and फिर expected output से क्या किया? Divide. So answer क्या है? 12. Cost per unit is 12. So another question. A company uses process costing to value its output. The following was recorded, and we are supposed to find out the per unit cost. So again, let's first find out the total cost. Total cost will be equal to the material cost, which is 1,000 into what? 5 plus the conversion cost, which is 11,000. So it's $16,000. That's $16,000. Then we need to find out the expected output. Of the 8,000 units, we were expecting 5%. We were expecting a loss of. Okay. It is given 800. Here we go. Output is, but आगे क्या लिखा हुआ है? As expected. So it means the actual output is 800, whereas the expected output also is 800. So it's the same. And do we have any scrap value? No, we don't have any scrap value. So cost per unit will be simple. The total cost divided by 800 is equal to $20 per unit. That is D option. Now, what if a question has work in process? अगर work in process भी सवाल में हो तो कैसे solve करते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास कहा जा रहा है कि कंपनी स्टार्टेड वर्किंग ऑन 12,000 यूनिट्स ड्यूरिंग अ पीरियड. फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट. 8,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड during the period, whereas the rest of 4,000 units were still in process and were 30% complete with respect to material and 40% complete with respect to conversion cost. So इसमें जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है equivalent production units. So डायरेक्ट मटेरियल की अलग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्लोजिंग वाले में डिफरेंट परसेंटेज के साथ है और कन्वर्जन कॉस्ट
डिफरेंट परसेंटेज के साथ है। तो जब मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेजेस एंडिंग की अलग होती हैं तो हम ये अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि हमने जो कॉस्ट लगाई है वो कितने कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर लगाई है। स्टार्ट तो हमने कितने यूनिट्स किए थे, 12,000। कंप्लीट कितने किए, 8,000। तो क्या ये जो मटेरियल कॉस्ट इंकर हुई है 36,800, ये सिर्फ इन 8,000 पे लगी है? नहीं, ये 8,000 पे भी लगी है और ये जो बाकी 4,000 है उस पे भी लगी है, बट इनके ऊपर 100% लगी है और उन 4,000 के ऊपर 30% लगी है। तो आउटपुट पे कितनी लगी है, आउटपुट पे कितनी लगी है, 8,000 इंटू व्हाट, 100% हमेशा, क्योंकि तभी तो वो कंप्लीट हुआ है। पूरा मटेरियल ना लगा हुआ होता तो 100% कैसे होता। सो आउटपुट होता ही वो 8,000 आ गया। इसी तरीके से इस पे कन्वर्जन कॉस्ट भी कितनी लगी है, 100% कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी है। सो दोनों चीजें जो है इसके ऊपर 100% लगी है। लिहाजा ये मटेरियल के लिहाज से भी 8, ये अलग अलग से 8,000 नहीं है, ये वही 8,000 है जिसपे मटेरियल भी पूरा लगा है और जिसपे कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लगी है। ओके, उसके बाद आपके पास वर्क इन प्रोसेस है क्लोजिंग। जो एंड में यूनिट्स पड़े हुए वो है कितने, 4,000। अगर ये 100% होते तो हम इसको भी 100% लिखते, बट ये 100% नहीं है, ये 30% है, तो हम इसको कितना परसेंट लिखेंगे, 30%। We will write it as 30%। समझ में आती है बात। तो जितने परसेंट भी कंप्लीट होगा उतना परसेंट लिख लेंगे, जितना परसेंट भी कंप्लीट होगा उससे मटेरियल के लिहाज से 30% हमें 30% ले लेंगे। तो समझो ये है 4,000, पर समझो किसके बराबर है, 1200 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। 4,000 30% कंप्लीट आर इक्वल टू 1,200 100% कंप्लीट। सो आप यूं समझिए कि आपने 8,000 और 1200 9,200 यूनिट्स कंप्लीटेड के बराबर काम किया है। तो टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आपके पास आ गए। राइट, अब यहां आते हैं 4,000 इंटू व्हाट, 40%, कितना 1600, इसको सम करके आप बोलो। सो ये आपके आ गए टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। दीज आर योर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स टोटल। ये पहला स्टेप होगा, पहले ये निकालना है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट, मटेरियल की मटेरियल के कॉलम में और कन्वर्जन कॉस्ट की कन्वर्जन कॉस्ट के कॉलम में। मटेरियल कितना लगा था, 36,800, और कन्वर्जन कॉस्ट 57,800। अब हम ये कह रहे हैं कि जो 36,800 आपने स्पेंड किए थे वो वैसे तो 12,000 यूनिट्स पे लगाए थे, बट 12,000 पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए थे आप। सो वी कांट से दैट 36,800 इज द कॉस्ट ऑफ 12,000 यूनिट्स, 1,200 यूनिट्स, 12,000। We can't say this because we haven't completed 12,000 units within this cost. Yes, we can say that it's the cost of 9,200 completed units. It's the cost of 9,200 completed. यानी अगर हम चाहते तो हम इस कॉस्ट के अंदर 8,000 पूरे कंप्लीट कर सकते थे और मजीद 4,000 पूरे नहीं, 1,200 पूरे कंप्लीट कर सकते थे। चूंकि हमने इस पे काम एक साथ स्टार्ट कर लिया था, पीरियड खत्म हो गया था अब तक, और हम सिर्फ 40% काम 30% काम कंप्लीट कर पाए थे। तो हम कर चाहते तो हम 1,200 पूरे कंप्लीट कर सकते थे इसी कॉस्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूं, 2 बॉटल्स आधी आधी भरी हुई हो, आधी आधी भरी हुई हो, आप इसमें पानी भर रहे थे, आधी आधी भरी थी और लाइट चली गई, सही है। तो अब ये बताइए कि जितना पानी आप इन दोनों में भरा है, अगर आप 2 बॉटल्स ना स्टार्ट करते और एक स्टार्ट करते तो आप इन 2 में जितना पानी है उससे आप 1 बॉटल पूरा कंप्लीट कर सकते थे। तो 50% completed bottles is equal to 100% completed। तो 2 का 50% ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 4,000 30% completed will be equal to 1,200 100% completed।
दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। तो हमने क्या किया, 1200 का 30% ले लिया, क्योंकि 30% कंप्लीट थे। अगर ये 50% होते तो 50% लेते। सो कॉस्ट, अब कॉस्ट पॉइंट आ जाएगी हमारी इजीली। 36,800 डिवाइड बाय व्हाट, 9,200 एंड 7,800। शायद ये 56,000 ये 57,600 था। So let me make a correction so that I get a round whole number, फिर मैं फिगर आ जाए, पॉइंट से बच जाए। 56,000, 57,600, let's make it 57,600। ये मैंने शायद बनाते वक्त मिस्टेक कर दी थी। So I wanted it to be a whole number। जरूरी नहीं आप एग्जाम में भी ये करो, तो एग्जाम का क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते आप, राइट? सो इट्स जस्ट so that हम पॉइंट्स को अवॉइड कर जाए। सो $4 एंड $6 आ गया। अब अगर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पूछा था मटेरियल का तो 4 आंसर, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट पूछा था तो 6, और अगर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट टोटल में पूछिए तो 10, और अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स पूछे जाते तो मटेरियल के 9,200 और कन्वर्जन कॉस्ट के 9,600। तो वो किसी में से बीच में से कुछ भी इस तरह पूछ सकता है। सो दैट स्टेप इज ओवर। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, पहले जो आपने कंप्लीट किया उसकी कॉस्ट। एक यूनिट कितने का पड़ा मुकम्मल करने के बाद? 10 का। हमने कितने ऐसे यूनिट्स 100% कंप्लीट किए? 8,000। There were 8,000 units which were 100% complete both from material perspective and conversion cost। तो जो यूनिट 100% कंप्लीट हो जाता है वो हमें 10 का पड़ता है। 8,000 चूंकि 100% कंप्लीट है तो हमें कितने के पड़े होंगे? $80,000 के पड़े होंगे। दैट्स आवर कॉस्ट ऑफ गुड। सही है? यहां तक समझ में आया? And then we have cost of work in process closing। क्लोजिंग के जो 4,000 यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट नहीं है और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें सर? बहुत आसान है। एक यूनिट जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसकी मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? 4। क्या हमने 4,000 पूरे कंप्लीट किए थे? नहीं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 4,000 पर उतना मटेरियल लगा है जितना 1,200 को कंप्लीट करने में लगता है। एक कंप्लीट करने में $4, तो 1,200 को कंप्लीट करने पे जितना लगना है उतना लगा है 4,000 पे। तो उन 4,000 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1,200 यूनिट्स की वैल्यू के बराबर है। तो 1,200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। सो 4,800। ये 4,800 इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड ऑन द 4,000 यूनिट्स दैट वी हैव इन प्रोसेस। ये उन 4,000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट है जो अभी भी प्रोसेस में है। प्लस अब आप बताइएगा 6 into 1,600 कितना आया? $14,400। That's your value of work in process। So the examiner may ask you to find out the total value of cost, total value of output, or the total value of work in process। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। That's it।